तो कोई ना कोई कारक होंगे इन उद्योगों के लिए, तो उन कारकों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे आप अगर विनिर्माण उद्योग में अगर आप देखेंगे कारक, तो एक हो सकता है भौगोलिक कारक हो सकता है, एक गैर भौगोलिक। भौगोलिक का मतलब कोई स्थान होगा जो भूगोल के अनुसार परिवर्तित होगा, एक वैसे होगा कि जो नहीं परिवर्तित होगा। तो दो कारक अगर हम देखें तो भौगोलिक कारक, इसको थोड़ा लिखे, मतलब क्या क्या लिखना है हम लोग, थोड़ा आज ज़्यादा लिखना है नहीं, एकदम थोड़ा बहुत लिखना है। जैसे भौगोलिक एवं गैर भौगोलिक लिख लीजिए। ठीक, ठीक है। देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ऐसे तो नहीं, वन वर्ड में तो कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन समझने के लिए अनिवार्य। कोई उद्योग हर स्थान पर तो हो नहीं जाता, उस चीज को समझने के लिए अनिवार्य है इसको देखना। ठीक, चलिए। तो एक भौगोलिक कारक है और दूसरा क्या है, गैर भौगोलिक। गैर भौगोलिक का मतलब जो भूगोल के अनुसार परिवर्तित नहीं, और जो भौगोलिक का मतलब भूगोल के अनुसार परिवर्तित होगा। ऐसे कारक जो भौगोलिक भूगोल के अनुसार मुख्य रूप से क्या हो, परिवर्तित करें किसको, उद्योग को, वो भौगोलिक कारक है। गैर भौगोलिक का मतलब उसके विपरीत। ठीक, तो भौगोलिक कारक क्या है, गैर भौगोलिक, दोनों देखते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा देखना है, आपको पूरा लिखना नहीं है। आपको इसको लिख लेना है, इसके बाद जो हेडिंग है उसको बस लिखना है, सब नहीं लिखना। आज केवल ज़्यादातर सुनना ही है। ठीक है, जो जो लिखना होगा हम बता देंगे, बस उतना ही लिखिएगा, उसके आगे नहीं लिखना। ठीक, तो भौगोलिक कारक देखें। भौगोलिक कारक में एक तो अगर पहले लिखिएगा इसमें कच्चा माल, केवल इतना ही लिखिएगा, इसके आगे जो बोला जाएगा वो नहीं लिखना। जैसे कच्चा माल एक है भौगोलिक कारक में, एक ये हो सकता है कच्चा माल। कच्चा माल को कैसे प्रभावित करेगा कारक, जो विनिर्माण उद्योग को कैसे प्रभावित करेगा कच्चा माल, तो देखते हैं। देखिए, जिस स्थान पर कच्चा माल उपलब्ध होगा, ठीक, ज्यादा मान लेते हैं कि एक क्षेत्र है, हम मान लेते हैं ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में कच्चा माल उपलब्ध है। मान लेते हैं इस वाले क्षेत्र में कच्चा माल उपलब्ध है। ठीक है, ये चारों तरफ मान लेते हैं, चारों तरफ या कुछ ही स्थान पर। अगर हम यहाँ पास उद्योग हो जाए तो यहाँ से कच्चा माल आ सकता है, यहाँ से भी कच्चा माल आ सकता है, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, ये एक सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक, अगर यहाँ कच्चा माल उपलब्ध होता रहेगा तो हम लोग लगातार क्या करेंगे, उत्पाद बनाते रहेंगे। उसका उत्पादन जो भी पदार्थ बनता होगा, जैसे मान ले चारों तरफ से गन्ना मिल रहा है और यहाँ पास एक उद्योग स्थापित कर लिया गया, चीनी उद्योग। जब चारों तरफ से गन्ना आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, कच्चा माल हमको मिल गया, वो है गन्ना। जब गन्ना मिल गया तब क्या हुआ, हम लोग उससे चीनी लगातार बनाते रहेंगे। अगर गन्ना ही नहीं प्राप्त हो रहा है तो चीनी कैसे बनेगी, उद्योग अगर लगा दिए तो नहीं बनेगी। या मान लिए कि ये उद्योग यहाँ स्थापित किए और कच्चा माल यहाँ ही मिल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इतने दूर पर, तो यहाँ से लाने में यहाँ तक इसकी दूरी है, दूरी बढ़ गई। जैसे ही दूरी बढ़ी, उसको लाने ले जाने में क्या होगा, यहाँ से कच्चा माल यहाँ पहुँचाने में उसकी लागत बढ़ गई। जैसे ही लागत बढ़ जाएगी, वैसे ही जैसे ही उसकी लागत का मतलब हो गया कास्ट, मूल्य अगर बढ़ गया, यदि मूल्य बढ़ गया तब क्या हो गया, यहाँ से ले जाने में गन्ना का मूल्य बढ़ा, फिर यहाँ पास ले गए, फिर चीनी का भी मूल्य बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, महंगा हो गया। जैसे ही महंगा हुआ उत्पाद, वैसे ही लोग खरीदना बंद कर दिए। तो ज़्यादा, और अगर कोई सस्ते में बना रहा होगा, मान लेते हैं एक चीनी उद्योग यहाँ, एक चीनी उद्योग यहाँ, इस दो चीनी उद्योग हैं, एक को कच्चा माल अच्छे से मिल जा रहा है, एक को नहीं मिल पा रहा है, इसको दूर से लाना पड़ता है। तो इसका जो उत्पादन होगा वो महंगा हो जाएगा, और इसका जो उत्पादन होगा, उत्पादन मूल्य मतलब उस वस्तु का जो उत्पादन मूल्य होगा वो कम होगा, तो मार्केट में कम में मिल जाएगा। तो लोग इससे ज़्यादा खरीदेंगे, इससे कम खरीदेंगे, तो ये कंपनी क्या होगी, जो भी उद्योग होगा वो बंद हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो कच्चा माल एक महत्वपूर्ण फैक्टर है या नहीं है, क्यों, अगर कच्चा माल होगा तो आसानी से उद्योग को प्राप्त हो जाएगा। अब अगर उद्योग को प्राप्त होगा तो आसानी से वो क्या करेंगे, बनाएंगे उत्पाद और फिर मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार जैसे चीनी उद्योग हो गया, आप अगर देखेंगे तो कागज उद्योग, अगर कागज बनाना उसके लिए लुगदी चाहिए, और लुगदी अगर आसानी से मिल गई, ठीक है, पौधों से, तो क्या हो गया, वो जल्दी से बना देगा। यदि उसको लाने ले जाने में उसकी कास्ट बढ़ी तो महंगा हो गया, तो उसे कोई खरीदेगा नहीं। ठीक ठीक, तो एक कारक हो गया कच्चा माल। आपको ये सब लिखना नहीं है, केवल इतना लिखना कच्चा माल। आगे तो आप समझदार हैं, लिख लेंगे। समझदार को आपसे अब ऐसा क्या है कि जो छिपा रह गया, कुछ तो नहीं है ना। चलिए, अब आप लोग तो सब जान ही गए हैं, जान तब गए होंगे यदि आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, पहले से मतलब पहले वाले वीडियो देखे होंगे। चलिए,
दूसरा बात है कि श्रमिक या श्रमिक श्रम या श्रमिक का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर हम श्रम और श्रमिक का मतलब समझते हैं, ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ उद्योग हुआ, लेकिन यहाँ पास मान लेते हैं यहाँ लोग हैं ही नहीं, लोग नहीं है, और अगर लोग नहीं है तो श्रम नहीं मिल पाया, लोग बाहर से आए तो उनकी कास्ट बढ़ी, अगर कास्ट बढ़ गई मतलब उनका वेतन बढ़ाना पड़ा, तब क्या हुआ? वेतन भी अगर कर्मचारियों का बढ़ गया, श्रमिक का हो गया, अगर श्रमिकों के वेतन भी बढ़ गई तब भी क्या हो गया? उसका मूल्य किसमें ऐड होगा? जो उत्पादन हो रहा होगा उसमें बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पास मान लेते हैं कि जो 20 रुपए की थी उसकी उत्पादन अगर 30 रुपए हो गया, कोई भी मगर केजी ले ले, 1 केजी अगर मान लेते हैं 30 रुपए की चीनी मिल रही है, 30 रुपए केजी की, अगर वो 40 रुपए हो गई, कैसे हो गई? यदि श्रमिकों का वेतन बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब बढ़ेगा तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? उस उत्पादन वाले जो उत्पादन हो रहा होगा वहां पास, जो भी प्रोडक्ट उत्पादन हो रहा होगा उसका क्या करेंगे? उसका उत्पादन में मूल्य बढ़ा दिया गया। जब मूल्य बढ़ाया गया तब भी क्या हो गया? उसकी कास्ट बढ़ जाएगी उस वस्तु की, और वो वस्तु मार्केट में जाएगी तो चल नहीं पाएगी। तो इसके लिए अच्छा ये है कि सस्ता श्रम मिल जाए, ठीक है, श्रमिक को क्या हो जाए? सस्ता मिल जाए। दूसरी बात, कुशल श्रमिक हो, ऐसा नहीं कि कोई भी हो, थोड़ा कुशल उनके हाथ में हो कि वो क्षेत्र में वो थोड़ा जानकार हो। ऐसा नहीं कि कोई भी जाए और यहाँ पास काम तो करने लगे लेकिन ठीक ठिकाने से नहीं कर रहा है, कुशल। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि हाथ में अगर कुशलता कौशल विकास योजना चलती ही है कि लोग के हाथ में कम से कम कुछ हुनर तो आ जाए, ठीक है, ठीक, इसलिए कौशल विकास योजना चलाई भी गई है। तो श्रम एवं श्रमिक भी होना चाहिए, मतलब कुशल श्रमिक होने चाहिए, श्रम सस्ता होना चाहिए, तो वो उद्योग लाभदायक होता है, मतलब प्रॉफिट ठीक ठाक हो जाता है। जब प्रॉफिट आएगा तो उद्योग टिका रहेगा, प्रॉफिट नहीं होगा उद्योग वहां से हट ही जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, ठीक। तो दूसरा कारक क्या है? श्रम एवं श्रमिक, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को, इसको बस इतना ही लिखना है। आके आप लोग कच्चा माल जैसे ही आएगा तो आप समझ जाएंगे कि कच्चा माल के किस कारण बस ऐसा कहा गया है, ठीक, ठीक है। तीसरा अगर कहें कि ऊर्जा हो सकता है कि नहीं, ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा मिल रही है कि नहीं, इसका एक कारण ये है। तीसरा लिखे ऊर्जा में क्या है? जैसे मान लेते हैं हम लोग ऊर्जा में क्या है, जैसे एक एल्यूमिनियम का मान लेते हैं, लौह एवं इस्पात उद्योग को देखते हैं, ठीक है, हमको एल्यूमिनियम बनाना है, ठीक है, उद्योग। अब उसको गलाने के लिए क्या चाहिए? हमको चाहिए, जैसे हमको कोयला चाहिए। अब कोयला चाहिए और आसपास कहीं कोयला नहीं है, दूर से कोयला लाना पड़ा, तब भी परिवहन का लागत जुड़ गई। दूसरी बात ये हुआ, अगर यहाँ पास ऊर्जा नहीं मिल पाएगी तो ये उद्योग चलेगा नहीं, चल पाएगा। और अगर दूर से ऊर्जा लानी पड़ी, ठीक है, कोयला लाना पड़ा या विद्युत ऊर्जा हो गया या पेट्रोलियम हो गया, कुछ भी लाना पड़े, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, अगर कुछ भी लाकर उद्योग को चलाना पड़ा, तब इससे क्या हो गया? उसकी कास्ट तो बढ़ेगी ना, ठीक। इसलिए आवश्यक है कि जहाँ पास उद्योग हो उसके आसपास ऊर्जा उपलब्ध हो, ठीक। ऊर्जा का मतलब कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जल विद्युत ऊर्जा, ये सब चीज अगर वहां पास उपलब्ध होगा, इनमें से कोई भी अगर वहां उपलब्ध होगा तो आसानी से उस उद्योग को क्या मिल जाएगा? आसानी से ऊर्जा मिल जाएगी, तो चलता रहेगा उसका काम। तो जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, इसके लिए ऊर्जा अत्यधिक चाहिए, अगर वहां आसपास ऊर्जा ही नहीं होगा चल ही नहीं पाएगा, कुछ दिन चलेगा, ठप हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ? इसलिए आवश्यक है कि ऊर्जा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भौगोलिक कारक में एक ऊर्जा है, ठीक, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे अब? इसके बाद अगर हम कहें बाजार, ठीक, बाजार का मतलब मार्केट आसपास बहुत ज्यादा होना चाहिए, आवश्यक है, ठीक है। मार्केट अगर नहीं होगा, ठीक है, उत्पादन हम कितना भी कर लें, अगर बाजार में है ही नहीं, बाजार आसपास है ही नहीं, बहुत दूर बाजार है, तो लाने ले जाने में क्या होगा? उसकी लागत तो बढ़ेगी। आप जानते हैं कि नमक को निकालने में तो बहुत कम ही कास्ट रहता है, लेकिन यहाँ मिलते मिलते टाटा का 30 रुपए हो गया, 28 रुपए, कुछ भी है, अगर इतना नमक हो जा रहा है तो 30 रुपए आने जाने का जो हो गया टैक्स जुड़ के वो हो गया। तो बाजार आसपास ही उपस्थित है, तब क्या हुआ? लाने ले जाने में उसे ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, इसलिए उसका क्या हुआ? लागत कम हुई। जब लागत कम होगी तो वो वस्तु उतनी सस्ती बिकेगी और इसके बाद लोग खरीदेंगे। तो बाजार आसपास होना अनिवार्य है। दूसरी बात, अगर बाजार होगा तो वहां पर जो डिमांड होगी, ठीक है, पूरा बाजार मुख्य रूप से टीका किस पर है कि मांग और पूर्ति पर।
क्या मांग है और उसकी पूर्ति हो रही है तो बाजार टिका रहेगा। कुछ भी हो, अगर मांग और पूर्ति ठीक ठिकाने समझ लिए तो मार्केट चलता रहेगा। अगर ये नहीं समझ पाए, जरूरत है आलू की, उगा रहे हैं टमाटर, तब क्या होगा, वहां पास मांग आलू की है, टमाटर तो चाहे जितना उगा ले वो सस्ता ही होगा, क्योंकि मांग यहाँ पास आलू की है। तो आलू चाहिए, अगर आलू आएगा तो अच्छे से काम चलेगा। आलू भी बहुत अधिकतर हो गया तो वो भी मतलब वो तो मार्केट के ऊपर रहता है कि कितने आवश्यकता है। अगर उससे ज़्यादा उत्पादन होने लगेगा तो वो सस्ता होता चला जाता है। तो मार्केट की नीति हम लोग जब जब अर्थव्यवस्था देखेंगे तो उसमें देखेंगे, यहाँ तो देखना नहीं। ठीक, तो बाजार भी समझ में आया, ठीक है। और अगर आप एक बिंदु और लिखें, परिवहन तो होगा ना, ठीक। पांचवा क्या लिखेंगे, परिवहन में सड़क भी शामिल है, ठीक है। परिवहन और विमान में सड़क सम्मिलित है। परिवहन का मतलब ये हुआ, अब मान लेते हैं यहाँ प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पास उद्योग है, यहाँ से प्रोडक्ट बना, अब यहाँ से हमको ले जाना है इस स्थान पर, ठीक। अब यहाँ पास सड़क ही नहीं है, ठीक है, यदि रोड है नहीं, मतलब है भी लेकिन परिवहन के योग्य नहीं है, ठीक है, सड़क है बहुत खराब सड़क है, तो परिवहन क्या होगा, परिवहन तो उपलब्ध होने ही चाहिए कि यहाँ से ले जाने के लिए कोई ना कोई साधन हो। दूसरी बात, वहाँ पर जो सड़क उड़क हो वो भी तो ठीक ठिकाने से होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तब क्या होगा, लाने ले जाने में दिक्कत हुआ तो परेशानी होगी, ठीक। तो एक कारक क्या है, परिवहन। तो कच्चा माल, श्रम, ऊर्जा, सस्ता श्रम एवं कुशल श्रमिक, ऊर्जा के बारे में हो गया, बाजार हो गया, परिवहन, और कुछ स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। अगर लिखना चाहिए इसी में स्थान का मतलब यह हुआ कि समतल भूमि होगी तो ठीक ठाक का मतलब ये होगा कि परिवहन आसानी से जा सकते हैं, लोग आसानी से, हो गया ऊर्जा आसानी से मिल सकती है, ठीक है, कच्चा माल उपलब्ध होगा। अब आप पहाड़ पर जाके वो करने लगे, जैसे पठार पर या पहाड़ पर करेंगे तो वहाँ परेशानी होना शुरू हो जाती है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र पर। तो इसलिए आवश्यक है कि अगर समतल भूमि अगर रहे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि वो उद्योग ज़्यादा सफल हो, ठीक है। तो स्थान भी इसमें सम्मिलित, स्थान में जलवायु भी सम्मिलित है, स्थान और जलवायु दोनों एक सी मतलब अंतर है लेकिन सम्मिलित उसी में होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको भौगोलिक कारक, ठीक। गैर भौगोलिक देख लें, गैर भौगोलिक का मतलब जैसे पूंजी के बारे में, अगर गांव में है तो पूंजी कब उसमें लग पाएगी, किसी मार्केट में, मतलब मान लेते उद्योग लगा, अब उसमें पूंजी लगाना है, हमारे पास बहुत कम है पेमेंट, हम चाहते हैं कि इस उद्योग में कोई निवेश करे, तो निवेश गाँव में तो होगा नहीं खूब, शहरों में अत्यधिक निवेश होगा। तो इसका एक कारण है कि पूंजी भी शहरों में मिल जाती है, तो एक कारण तो है ना इसमें। तो क्या लिखेंगे, पूंजी। आपको समझ में आ रहा है कि केवल रिवीजन हो रहा मेरा, आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, गैर भौगोलिक कारक, पूंजी के महत्वपूर्ण ये है कि जैसे हम गांव में अगर कोई उद्योग कर दिए तो वहां निवेश करने वाले कम मिलेंगे, अगर शहर होगा तो वहां निवेश करने वाले अत्यधिक मिलेंगे। तो पूंजी एक फैक्टर है, और सभी उद्योग में बिना पूंजी तो कोई काम होने वाला नहीं, पूंजी तो चाहिए ना। पूंजी का मतलब यहाँ धन की बात हो रही है, ठीक। दूसरा कि नीतियां कैसी हैं, सरकारी नीतियां कैसी हैं, ठीक है। सरकारी नीतियां एवं राजनीतिक स्थिरता, अभी दोनों देख लेते हैं। राजनीतिक स्थिरता, सरकारी नीतियां देखते हैं फिर राजनीतिक स्थिरता। सरकारी नीतियां का मतलब ऐसा नहीं कि नीतियां ऐसी बनाई जाए कि वो उद्योग के लिए ठीक ठाक ना हो। नीतियां का मतलब अब मान लें कि ऐसा कोई उद्योग नहीं जिससे मतलब प्रदूषण ना होता हो, ठीक है, मतलब एक बात को छोड़कर। अब मान लेते हैं कि हम लोग विद्युत उत्पन्न करना है, ठीक है, कोयले से, तो उससे क्या हुआ, प्रदूषण हुआ। अब नीतियां ऐसी बनाई गई कि हम प्रदूषण तनिक भी नहीं, 0% प्रदूषण होता। अब इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा, वहाँ पास कोई उद्योग टिकेगा नहीं, टिकेगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप लेंगे तो भूटान ले लीजिए। भूटान में पर्यावरण को तनिक भी क्षति नहीं होनी चाहिए, तो देख लीजिए भारत पे पूरी तरीके से निर्भर भी है, ठीक है। वहाँ उद्योग धंधे नहीं चल पा रहे हैं, कारण ये चलने का मतलब वहाँ की नीतियाँ भी तो होती हैं, नीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि सरकार किस माइंडसेट की है, ठीक है। और जहाँ पास अगर इस समय वर्तमान में अगर किसी भी देश की अगर आर्थिक हालत ठीक नहीं है तो वो फिर तो नीचे, आर्थिक हालत नहीं ठीक है तो वो फिर कुछ नहीं ठीक होगा, ना स्वास्थ्य होगा, ना शिक्षा होगा, ना टेक्नोलॉजी, किसी चीज में तो उठ ही नहीं सकते, क्योंकि पूंजी एक आधार है, ठीक। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से
अर्थव्यवस्था का मतलब अब भारत में मान लेते हैं पैसा ही नहीं है, पैसा का मतलब ये होता है, उसको हम देखेंगे ये कैसे काम करता है। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है भारत की, तब क्या होगा, क्या शिक्षा हो मिल पाएगी अच्छे से, नहीं। स्वास्थ्य, अगर कोई बीमार है तो वो फिर बीमार है तो दवा हो ही नहीं पाई, तो वो तो आदमी ऐसे चलेगा। शिक्षा अगर नहीं मिल पाएगी तो देश ग्रोथ करेगा, नहीं करेगा। जब माइंड ही नहीं विकसित होगा तो कैसे करेगा। तो सरकारी नीतियां किस प्रकार है ये भी महत्वपूर्ण होता है उद्योग को। अगर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करेगी तो उद्योग ठीक ठिकाने से हो जाएंगे। यदि उद्योग को ऐसा नीतियां बनाई गई जो उद्योग के लिए मतलब फायदेमंद नहीं है, तब क्या होगा, उद्योग स्थापित नहीं होंगे। जब स्थापित नहीं होगी या बाहर से लोग यहाँ पास उद्योग करने के लिए आएंगे नहीं। अगर मान लो किसी को जहाँ निवेश करना है भारत में, बाहर के लोग को, मान लेते हैं फ्रांस के एक व्यक्ति को, ठीक है, पूंजीपति को यहाँ पास निवेश करना है, लेकिन यहाँ की नीतियाँ ठीक नहीं हुई तो यहाँ नहीं करेगा, उसको दूसरा देश ढूंढेगा, ठीक है। तो इसलिए आवश्यक है कि सरकार की नीतियाँ किस प्रकार है ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक ठीक। राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता का मतलब यह हो गया कि कोई सरकार मतलब रह पाती है नहीं, जितना कार्यकाल है उतना रह पाती है या नहीं। जैसे मान लेते हैं भारत में 5 साल है तो 5 साल सरकार करती है, फिर 5 साल के बाद चुनाव हुआ, फिर 5 साल रहती है, 5 साल चुनाव हुआ, फिर 5 साल रहती है, ऐसा चलता है, ठीक। तो राजनीतिक स्थिरता के मतलब यही हुआ कि सरकार एक स्थिर है या नहीं। ऐसा नहीं है कि 1 साल हुआ सरकार चेंज, दूसरी सरकार बनी, जब दूसरी सरकार बनेगी तो उसकी नीतियां बदलेंगी, जैसे नीतियां बदलेंगी तो वो फिर उद्योग के लिए ठीक होता नहीं है, ठीक है। मतलब उनकी नीतियां बदलेंगी, जब नीतियां बनेंगी तो उसके अनुकूल नहीं हुआ उद्योगों के तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए अगर जहाँ पास राजनीतिक अस्थिरता है वहाँ पास उद्योग टिकना मुश्किल है, ठीक है। बाहर से लोग निवेश नहीं करेंगे। जैसे पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में आज तक एक सरकार 5 साल तक कभी नहीं रही, अभी तक की बात है 5 साल तक नहीं रही। भारत में तो रही है, ठीक है, भारत में तो 5 साल से ऊपर भी बिताए हैं चलिए इसके बारे में जब बात करेंगे तब तो देखेंगे, ठीक। तो राजनीतिक स्थिरता में क्या है कि राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में अभी तक, जैसे अभी इमरान खान जो है वो 4 साल तक हो चुके थे, 5वें साल में उनको हटाया गया फिर इस समय, ठीक है। तो 5 साल तक अभी तक वहाँ पास कोई एक प्रधानमंत्री नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। भारत में तो रही है, कुछ लोग तो 7-7 साल तक रहे हैं। 7 साल तक मतलब कि एक्सटेंड करके, जैसे इंदिरा गांधी जी एक्सटेंड किए थे आपातकाल लगाकर, ठीक है। चलिए, तो राजनीतिक स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसके लिए, उद्योगों के लिए, ठीक ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे बैंकिंग प्रणाली कैसे है, ठीक है, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, एवं बैंकिंग प्रणाली, ठीक, समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि वहाँ बैंकिंग नीतियाँ मतलब सरकारी नीतियों में सम्मिलित हो जाएगा, लेकिन आप मान लीजिए कि हमको लोन लेना है, अब किसी को उद्योग करना है, उसको लोन लेना है, वहाँ पास नीतियाँ बहुत कठोर हैं तो नहीं मिल पाया, तो वहाँ पास उद्योग नहीं दिख रहेंगे। दूसरा, किस प्रकार की वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था है, पैसा का मतलब आप मान लीजिए कि कोई बैंक अगर ऋण नहीं दे रही ठीक ठिकाने या बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज ले रही है, तब भी परेशानी की बात है। तो वहाँ पास किस प्रकार की बीमा नीतियाँ, बैंकिंग नीतियाँ, ठीक है, जो मतलब बैंक के बारे में जो बैंक की नीतियाँ किस प्रकार है, उसका इंटरेस्ट ठीक ठिकाने से है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए तो लोग लेंगे ही नहीं, जब पैसा ही नहीं होगा तो उद्योग कैसे खड़ा करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है, ठीक ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं, चलिए, हो सकता है आप लोग को समझ में आए। बस इसी को लिखना, जितना ये दिखा है ना इतना ही लिखना है, इसके अंदर जो कुछ बताया गया उसको लिखना नहीं है। आप लोग तो देख के समझ जाएंगे, अब आपसे बेहतर कौन समझेगा, आप लोग तो, आपसे कुछ छिपा तो नहीं है ना। चलिए, तो कच्चा माल, श्रमिक हो गया, ऊर्जा, बाजार, परिवहन, पूंजी, धन, सरकार नीतियां, राजनीतिक स्थिरता, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली या सिस्टम, ठीक। तो ये समझ में आया। तो विनिर्माण उद्योग में 2 कारक हैं, जिसे भौगोलिक कारक, गैर भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में ये है, गैर भौगोलिक कारक में ये है। कल हम क्या करेंगे, कल हम, अब ये सब समझ गए हैं, कल हम लोग देखेंगे जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग। तो जब ये कहा जाएगा लौह